नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जब आप सवाल निकाल रहे होंगे तो ज़रूर आपके मन में कुछ शंकाएं आती होगी कि पेपर का लेवल इतना इजी आएगा, पेपर का लेवल इतना टफ आएगा, कैसा आएगा। जब आपको सवाल आपसे निकल रहे होते हैं तो आपको वैसे डाउट होने लग जाता है कि पेपर का लेवल इतना ईजी थोड़ी आएगा, थोड़ा बढ़ के आएगा। तो जब ये होता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल होता है कि जो भी आप कर रहे होते हैं उस समय हमेशा दिमाग में वही चल रहा होता है, एग्जैक्ट ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे, या बहुत टफ क्वेश्चन कर रहे हो तो लगता है इतनी थोड़ी आएंगे, इससे थोड़े कम ही आएंगे। तो ये कम ज़्यादा दिमाग में चलता रहता है। तो एक काम करते हैं, हम जो 2018 का पेपर आया हुआ है वर्ग 2 का मैथमेटिक्स का, उस पेपर को हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या लेवल पूछा जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं या आए हैं। तो उसी आधार पर आप आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर 2018 का है, मैथ वर्ग 2 का पेपर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलो टोटल मैथ के क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैथ और टीचिंग मेथड शामिल है। टोटल 60 क्वेश्चन आते थे उस समय, जो टोटल क्वेश्चन आते थे वो 60 थे, 60 क्वेश्चन टोटल आया करते थे। तो मैं वो जो 60 के 60 क्वेश्चन है वो रखने वाला हूँ। टीचिंग मेथड वाले आपको थोड़ा हिंट दे के मैं निकाल दूंगा, बाकी मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांकों के संबंध में, पूर्णांक मतलब जो पूरे होते हैं, पूर्णांकों के संबंध में सत्य है। कौन सी बात सत्य है? पहला है, जीरो के साथ किसी पूर्णांक को गुणा करने पर, जीरो के साथ गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। ये बात सत्य है? ये बात सत्य है कि एक जीरो से गुणा करने पर 1 आता हो? सवाल ही नहीं उठता। गलत। किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक से गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक को, ना साहब, गलत बात। उसके गुणात्मक तत्समक के साथ पूर्णांक ले लिया 1, मान लीजिए 2 ले लिया, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 2 ले लिया, उसका गुणात्मक तत्समक होता है, गुणा के हिसाब से होता है 1। तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 आएगा। बताइए 1 कहां से आएगा? तो जवाब है 1 तो नहीं आ सकता। ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक से गुणा करने पर। आप कंफ्यूज हो रहे हो a और 1/a के बीच में, थोड़ा पढ़ने में ध्यान रखिएगा, मामूली सी गड़बड़ी कहानी। मैंने कहा ना, टफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को कंफ्यूज कर दो, बच्चा खुद ही गलत करके आ जाएगा। टफ क्वेश्चन नहीं बनाना है, कंपटीशन को टफ क्वेश्चन नहीं बनाना, कंपटीशन को तो कंफ्यूज करना है। कंफ्यूज करेगा बच्चा, गलत करके आएगा, बस काम हो गया उसका। देखिए कंफ्यूज कितना बढ़िया किया। किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक उठाया, उसके गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक तो सबका एक ही होता है। उसका इसका क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम सबका अलग होता है, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, लेकिन गुणात्मक तत्समक सबका एक होता है। जैसे योज्य तत्समक सबका 0 होता है, सबका है, मालिक सबका 1 है, वो बात है। इस वजह से ये बात भी गलत। प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम नहीं, योगात्मक तत्समक है, प्रतिलोम नहीं है। खेल गया, हमारे साथ खेल रहे। योगात्मक तत्समक है, प्रतिलोम नहीं है। आ जाओ, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को, देखिए मैंने हमेशा कहता हूं, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, घुमाता है, पजल्ड करता है, फंसाता है, गलत कराता है। गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम 2 होते हैं, गुणात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक, प्रतिलोम 2 होते हैं। अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम, 0 को छोड़ दिया जाए, किसी भी पूर्णांक को, कोई भी पूर्णांक ले लिया, सपोज कीजिए a ले लिया, a को उसके योगात्मक प्रतिलोम होता है -a से विभाजित करें। a में अगर -a का भाग दें तो आएगा -1 आएगा, बिल्कुल हमें -1 प्राप्त होगा, बिल्कुल सही है। बस ये बात केवल झूठ होगी 0 के केस में, तो 0 को उसने छोड़ने के लिए कहा है। 0 को छोड़ने के बाद आप कुछ भी लोगे तो उसे अपने योगात्मक प्रतिलोम के साथ भाग देने पर 1 -1 आएगा, बिल्कुल आएगा साहब, एकदम सही। और लास्ट में दिया एकदम सही, पहले 3 के अंदर ही फंसा के मार डालता और क्वेश्चन गलत हो जाता, काम खत्म, इसका काम हो गया। आ जाओ, सरल क्वेश्चन भी है, जैकपॉट भी है। ये रहे जैकपॉट, फुल टॉस बॉल है, छक्का मारना है इस पे। यदि 1368 रुपए की धनराशि को 24 लोगों में बांटना है, 1368 है, 1368 रुपए को 24 लोगों में बांटना है, बीच में वितरित की जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? 1 का हिसाब पूछा है, ये मैंने आपको बताया। 5 पेन के 20 रुपए लगते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था 5वीं 6वीं में, कि 5 पेन के 20 रुपए लगते हैं, तो 1 पेन का कितना लगेगा? भाग दे दो, तो क्या होगा?
1368 में भाग लगेगा किसका? 24 का। 24 का भाग लगेगा, 24 का भाग दे दीजिए। 24 पंजे 120, 6 1 8, 24 सत्ते 8 68, ये आ गया 57। तो आपका आंसर है 57। मैंने कहा जैकपॉट भी है बेटा, जैकपॉट भी है। ये क्वेश्चन जैकपॉट था, जैकपॉट पूरा उठाना है, एक भी बचना नहीं चाहिए। ऐसे इन बोलों पे तो छक्के ही मेल लें, सिंगल मत ले लीजिएगा इनका। आ जाओ, एक ग्राफ शीट का एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरीके से भरता है। एक ग्राफ शीट है, एक शीट मान लीजिए, वो 12 वर्गों को तो पूरा भर लेता है, 12 वर्ग है जिनको पूरा भर लेता है, और 7 वर्गों को आधा भरता है। 12 तो पूरे, रिपीट कर रहा हूं, 12 तो पूरे 12 पूरे और 7 आधे, यानी 7/2। आधे कितने होते हैं? 7/2, आधा 3.5 बोल दो, 3.5 बोल दो, 7/2 बोल दो। 12 पूरे बढ़ता है, 7 आधे बढ़ता है। कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, कुल क्षेत्रफल यही हो गया, कुल क्षेत्रफल यही हो गया, 12 पूरे और 7 आधे। तो 12 पूरे और 7 आधे जोड़ दो, लघुत्तम लेके जोड़ना चाहो लघुत्तम लेके जोड़ दो। ये हो गया 24 प्लस 7, 24 और 7 31, 31/2, 31/2, 15 सही 1/2। और एक बात बताऊं आपको, सच्ची बताऊं, ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से खुद से बैठे बैठे भी समझ सकते हैं कि 12 रुपए आपके पास पूरे हैं और 7.5 रुपए, मतलब 7 के आधे, 50-50 पैसे और मान लीजिए। तो 12 तो पूरे, 7 आधे, 12 पूरे 7 आधे, यानी 12 आम है, 7 आधे आम है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 7 का आधा 3.5 हो गया, 12 ये तो 15.5 हुए, नहीं हुए, ये रहा 15.5। सिंपल सा था, एकदम सरल सा। तो ध्यान रखिएगा, सरल भी आते हैं, घुमावदार भी आते हैं, सरल भी आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा खेला है, बहुत जबरदस्त खेला है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है इस क्वेश्चन में? भावना देखिए, भावना ये है कि 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, ये है हमारा एक फर्श। मान लीजिए 4 मीटर तो ये लंबा है, 3 मीटर ये चौड़ा है, ठीक है। एक फर्श, ये फर्श है, इस पर नीले 3 कलर की लगाई गई है टाइलें, नीले, हरे और लाल रंग की वर्गाकार, वर्गाकार मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो, से ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग, फर्श का 1/4 भाग। अब गौर करिए, ये तो चल रहा है बंदा मीटर में और ये चल रहा है सेंटीमीटर में। ऐसे कैसे भाई? ये देखो, ये आएंगे सेंटीमीटर में, जो टाइलों की जो नाप है वो चल रहा है सेंटीमीटर में, ये रहा, और ये मीटर में। या तो मीटर को सेंटीमीटर में लाओ या सेंटीमीटर को मीटर में लाओ। चलो इसी को सेंटीमीटर में ले आते हैं। तो 400 मीटर का हो गया 400 सेंटीमीटर, 300 मीटर का हो गया 300 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? फर्श का क्षेत्रफल हो गया 400 इंटू 300, 400 इंटू 300, ये हो गया आपका 12 और 4 0, 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका कितना कह रहा है? इसका फर्श का 1/4 भाग, चौथाई मतलब 4 का भाग दे दीजिए, इसका 1/4 भाग, इस फर्श का 1/4, तो 12,000 यानी 1,20,000 बटा 4, यानी हो गया 30,000। 30,000 सेंटीमीटर जो भाग है, उस भाग में कौन सी टाइलें लगाई गई है? नीली टाइलें लगाई है, जिनका 10 सेंटीमीटर साइज है। एक टाइल का साइज है 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये नीले रंग की टाइल है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ही लंबी। तो एरिया कितना हो गया? 100, यानी एक टाइल कितना स्पेस, कितनी जगह घेरेगी? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगानी कितने पर है? 30,000 पे। तो कितनी टाइलें चाहिए होगी? टाइलों की संख्या, भाग लगता है टाइलों की संख्या, यही भाग की समझ है सिलेबस में ना, भाग की समझ का मतलब यही है कि देखें कि भाग कब लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आगे 300 टाइलें चाहिए होगी नीले रंग की। भैया जो 300 टाइलों वाला है वो सही है, यानी नीले में सी और डी गलत, क्योंकि सी और डी में कह रहा है 150 टाइलें, जो कि गलत है। नीले की 300 लगेगी। उसके बाद में फिर आ जाता है फर्श पर अन्य चौथाई भाग, 1/4 भाग पर 15 सेंटीमीटर हरे रंग के लगाई गई है, लेकिन हरे रंग का पूछा नहीं गया। तो 1/4 हरा और है, 1/4 हरा हो रहा है, लेकिन निकालना नहीं, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। तो 1/4 भाग 1,20,000, यानी जो फर्श है
उस स्फीयर का चौथाई भाग पर वो हरे रंग की ओर लगा रहा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए भैया, छोड़ो। जो बचा हुआ है तीसरे पे आ जाओ सीधा सीधा। ये क्या हरा है, कौन सा है, नीला है, पीला है, गुलाबी है, क्या है? ये है हरे रंग की, और हरे रंग के बाद में और कौन सा भैया ढका हुआ है शेष भाग को वाले, लाल, लाल रंग का है, लाल रंग का। अब जो बच गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बचा क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल बचा भाई? तो क्षेत्रफल बचा भाई 12,000 में से 30,000 ये ले गया, 30,000 ये ले गया, बचा क्षेत्रफल 60,000। अब 60,000 पे वो लगा रहा है लाल रंग की टाइलें, और एक टाइल है 20 बाई 20 की, 20 बाई 20 की। कौन सी टाइल लगा रहा है? लाल। वैसे मैंने उल्टे बनाए हैं, जो नीली टाइल है उसमें तो लाल कलर यूज किया है, और जो लाल टाइल है उसमें नीला कलर यूज किया। भाई गड़बड़ है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया आपका 400, एक टाइल का साइज है 400, 60,000 पे लगानी है। 60,000 पर एक टाइल 400 स्पेस खींचती है, तो 60,000 में कितनी टाइलें लगेगी? ये आ गया 12 पंजे 15 चौके 60, 150 टाइलें। तो लाल रंग की लगेगी भैया 150 टाइलें, नीले रंग की लगेगी 300, और लाल रंग की लगेगी 150। तो भाई एक तरह की, अब ये इसमें कोई गलती नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले शुरुआत में छोड़ देते हैं, फिर अंतिम समय में आते हैं उनको छेड़ते हैं वापस, क्योंकि टाइम ज्यादा लेता है। कितना लंबा लंबा सवाल कौन पढ़ेगा? चलो, ये कह रहे भैया राहुल, रोहन, राम की आयु क्रमशः इतनी इतनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे सावधान। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक तो है राहुल भैया, एक है रोहन भैया, एक है राम भैया की आयु है, एक की राहुल की है 10, रोहन की है 6 और राम की है 13। इनकी आयु का योग राजीव की आयु है। ये लो भैया राजीव आ गया। तो राजीव की आयु कितनी होगी? लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे दिमाग में कर सकता हूं, लेकिन मेरे से बराबरी ना करा करो, ठीक है ना? मुझे समझाना पड़ता है बेटा, मेरे से बराबरी ना करे कि सर आपको इतना टाइम लग रहा है तो हमें तो इतना टाइम लगेगा। अरे मूर्खों, मुझे कहां से टाइम लग रहा है? मुझे समझाना पड़ रहा है। मैं गोले बनाऊंगा क्या? पेपर में से गोले बना बना के सवाल सोल्व करूंगा? अगर मैं परीक्षा देने जाऊंगा तो गोले बनाऊंगा और ऐसे कहूंगा 5 नंबर सवाल कर रहे हैं, 5 नंबर सवाल हाजिर हो। समझो मेरी बात। मैं जितना करता हूं ना उसका आप, अगर मैं 30 सेकंड ले रहा हूं तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन को आप 1/5 का भाग दे सकते हैं आराम से, क्योंकि मुझे समझाने में भी, बीच दौरान बताने में भी, बोलने में भी। और इस बड़े साइज को देखिए, स्क्रीन के साइज को देखिए। पता है ये जो स्क्रीन आपकी जो कॉपी है ना, जो कॉपी है जितनी जगह आपको मिलेगी, आप इतनी सी जगह में काम करेंगे, इतनी सी जगह में। इस बोर्ड का जो अनुपात है ना, आपका जो पेज में जगह होगी करने के लिए, वो इतनी सी होगी। और मैं जितना बड़ा लिख रहा हूँ ना, एक वो आपके पूरे पेज में जो आयु लिखा हुआ है ना, आपका पेज रख के देखिए, इस आयु पे पूरा पेज को कवर करता है, इतना बड़ा आयु है ये। लिख रहा होगा आपको छोटा, तो कंपेयर ना करें, बिना मतलब में गलत हो जाएंगे आप, ठीक है ना? ये रहा राजीव। राजीव की आयु कितनी हुई? 10 + 6 + 13, 10 + 6 + 13, ये हो गया हमारा 29। ये 29 साल। फिर सुमा जो है वो 5 वर्ष बड़ी है, सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, तो सुमा की आयु कितनी हुई? इससे वो 5 साल बड़ी है। 29 + 5 जो कि हो गई है, सुमा हो गई 34 साल की। सुमा 34 साल की है। 3 वर्षों बाद, 3 साल बाद कितनी की होगी? 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएंगे, तो 34 + 3 37 साल की। तो वो 3 साल बाद हो जाएगी 37 साल की। ये आपका आंसर आ गया। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपल सा ही था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है प्रारूपवाद या फॉर्मलिस्ट के लिए अन्य नाम है। ये भैया ये जो क्वेश्चन है ये टीचिंग मेथड का आपका आ गया। टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन आते हैं, पर मुझे नहीं आता है, इसलिए प्लीज जो एक्सपर्ट है उनसे सजेशन जरूर कर ले, उनसे आप राय ले सकते हैं। बाकी जो किताब कह रही है वो मैं बता सकता हूँ। इसमें लिखा हुआ है डेड क्विज, डेड किडविज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है या गलत है, प्लीज जो टीचिंग मेथड पढ़ाते हैं, जो एक्सपर्ट है, उनसे जरूर राय लें, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, एक बहुपद दिया गया है x² + ax + b का एक शून्य, शून्य का मतलब मूल, एक मूल इसका -2 है, एक मूल -3 है। और मूलों की खासियत होती है मूल हमेशा सदैव समीकरण को संतुष्ट करना उनका परम धर्म है। परम धर्म है, परम धर्म। आप कोई परम धर्म छोड़ सकता है क्या? नहीं। तो -2 रखने पर बहुपद 0 होगा, क्योंकि मूल है, मूल है। मूल कैसे छोड़ सकता है? मूल कैसे छोड़ सकता है? ठीक है ना? तो याद रखिए मूलों का नियम क्या कहता है कि अगर कोई
किसी समीकरण का मूल है तो वो उस समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा, ये उसकी मजबूरी है, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है उसके पास। तो -2a + b = 0, तो ये आ गया -2a + b = -4। समीकरण नंबर 1 बन गई। चाहो तो एक समीकरण और बना सकते हो, किससे? -3 से, क्योंकि दिया गया -3 भी मूल है। एक और बन जाएगी, फिर a और b का मान निकाल लेना। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है जो संतुष्ट कर रहा है। लाओ भैया ऑप्शन, आओ पहले तुम आओ। इसका रखा 5 दूनी 10 और ये -10 और -16 हो रहे हैं, गलत गलत। 5 और 6, ये 5 दूनी 10 और ये 6, बिल्कुल सही। तुम एकदम सही हो, तुम सही पाए गए, बात खत्म, आंसर आ गया। समझे बात? तो आप ऑप्शनों की सहायता से बहुत जल्दी और बहुत फटाफट कर पाएंगे। आ जाओ, अगले पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय गुण की पालना करता है? क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि जो अवयव है जिनकी मैं संक्रिया करा रहा हूं उनको मैं अदला बदली कर पाऊं, अदला बदली कर पाऊं, इसे क्रम विनिमयता कहते हैं। ये पहले रहा भैया, इस नियम में देखिए कौन अदला बदली, कहां अदला बदली, कोई अदला बदली नहीं है। ये जो है इस गुण का नाम बता दीजिए आप। अगर ये क्रम विनिमयता नहीं है तो ये कौन है? ये कौन सा है? ये है साहचर्यता, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, ये है साहचर्यता। ये देखिए, ये देखिए a + b, घुमा के b + a, ये देखिए, ये है आपका, ये है क्रम विनिमयता। पकड़ लिया, मिल गया मिल गया। क्रम, क्रम मतलब जो जहां है, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना, अदला बदली करते हैं ना, है ना, तू मेरा मोबाइल रख मैं तेरा रखता हूं, क्रम विनिमयता। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है? संख्या के संबंध में कौन सी बात सत्य है? प्रत्येक संख्या 1 का घटक होती है। पागल है, पागल कह रहे हैं, बकवास बात कर रहे हैं। कैसे होती है घटक? मतलब कहने का मतलब 1 का घटक होते हैं, मतलब सब नंबर, जितने भी नंबर दुनिया में, सब 1 को काटते हैं। भाई 1 को 1 के अलावा कोई और काटता नहीं है इसको। ये वो बंदा है जिसको अपने घर में अपने अलावा किसी का और का वोट नहीं मिलता। समझ रहे हैं? ये अगर चुनाव में खड़ा हो जाए ना तो इसको सिर्फ अपना वोट मिलेगा और उसकी भी गारंटी नहीं है, डर लगता है कई बार। लेकिन चलो यहाँ तो मान लेते हैं किसी अपना वोट मिला। 1 को सिर्फ 1 काटता है, उसके अलावा धरती पे कोई नहीं काटता। 2 एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है। नालायक, अभाज्य तो है, अभाज्य तो है, लेकिन विषम कहाँ हुई? ये तो सम है। चल, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बात तो सही कहा यार, बिल्कुल सही कहा, सबसे छोटी है, क्योंकि सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 ही होती है। बिल्कुल सही, आपने जीत लिया है इनाम। ये बात एकदम सही है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एकदम सही। एक अभाज्य संख्या, ना ना, एक अभाज्य छोड़ो, भाज्य ही कौन यार? ये अभाज्य तो है ही नहीं, ये बात भी कन्फर्म है, और ये भाज्य भी नहीं है, ये भी कन्फर्म है। इसके लिए तो अलग ही कैटेगरी है, ये तो भेज्य और अभाज्य दोनों से बाहर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ भैया। एक मेंढक 12 मीटर गहरे एक कुएं में गिरता है, वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। और ये क्वेश्चन जो है भाई सदियों पुराना है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी क्लास में था, 5वीं 6वीं में, जब थोड़ा समझदार हो गया था, तब शायद ये क्वेश्चन पूछा जाता था, उस समय पूछा जाता था। यानी आज इस क्वेश्चन की उम्र कम से कम 30 साल तो आराम से होगी मेरे ख्याल से, 25 से 30 साल। आप लोगों ने भी सुना होगा बचपन से, कि बच्चा, वो मेंढक है, वो 2 कदम नीचे चल जाता है, फिर 3 कदम ऊपर चलता है, फिर 2 कदम नीचे, फिर 3 कदम ऊपर, इस तरह की चलता है, तो कितनी देर में पार करेगा? तो यहाँ क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है। 12 मीटर पार करना है इसको, और गहरे कुएं में निकलने में प्रत्येक बार जब वह कूदता है तो 3 मीटर ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन कुएं में फिसलने वाली दीवार के कारण वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो प्रभावी कदम उसका रहा 1 रहा, टोटल 12 है। 12 में से जब लास्ट वाले जो 3 पार करेगा, तो जब वो कुएं पार कर जाएगा तो फिसलेगा कहां से? कुएं के अंदर है तब तो फिसलेगा, क्योंकि सब लिखा हुआ फिसलन, फिसलन के कारण फिसलता है। जब कुएं से बाहर ही निकल जाएगा बंदा तो फिसलेगा कैसे? तो भैया आपका जो कुआं है, ये जो कुआं है, इस कुएं में 12 मीटर में से लास्ट वाले जो 3 मीटर है, ये टोटल 12 मीटर है। इन 12 मीटर में से जो 9 मीटर है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। 9 मीटर तक इसका हिसाब किताब रहेगा, और 9 मीटर से बाद में, समझिए बात को, खेल समझिए, दिमाग का खेल थोड़ा सा है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं। अब ये 9 मीटर जब यहां पहुंच जाएगा तो अगली बार 3 मीटर चढ़ेगा सीधा, तो 3 मीटर, 1 और 2 और 3 कुएं के पार। अब फिसलन कर क्या लेगी? जब कुएं से बाहर ही निकल गया तो फिसलन बेचारी कर क्या लेगी इसका? तो बस 9 मीटर तक इसको चढ़ना है। 9 मीटर तक इसका हिसाब ही रहेगा, 3 चढ़ेगा, 2 गिरेगा, तो प्रभावी कितना रहेगा? 1 कदम ही। प्रभावी क्या रहेगा? 1 कदम, 1 कदम,
2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 तो ये लगा देगा, एक वो लग जाएगा। 10 सेकंड। कितनी बार कूदना पड़ेगा भैया? 10 बार कूदना पड़ेगा। 9 बार तो यहां तक चढ़ने के लिए, और फिर ये एक बार में, क्योंकि है ना, फिर एक बार में। तो 9 + 1 10 बार, 10 बार में कुआं पार। बात समझ रहे हैं? 10 कैसे आए? पहले 9 में क्या झंझट था? पहले वाले 9 में यह था कि 3 चढ़ेगा, चढ़ा देखो, कूदा तो 3 ही है, कूदा 3 ही बेटा, लेकिन पहुंच जाएगा 2 पे। ये देखिए, यहां से कूदा तो सीधा यहां पहुंचा, लेकिन फिसलन के कारण यहां वापस आ गया। तो प्रभावी तो एक कदम इतना ही रहा ना। हर उछाल में वो यहां पहुंचेगा, अगली बार फिर कूदेगा, यहां पहुंचेगा, लेकिन फिसल के यहां आ जाएगा। यानी हर बार वो सिर्फ 1 मीटर ही ऊपर चढ़ पाएगा। तो 9 बार में 9 मीटर चढ़ गया, और 9वीं बार में छलांग लगाएगा तो सीधा 12 कुएं के पार, फिर नीचे फिसलन फासलन वाला झंझट ही खत्म। तो ये हो गया 10। अच्छा सवाल था ये, पहले जब पहली बार पढ़ा था ना इस सवाल को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल नंबर 11, ये कहता है कि एक त्रिभुज है LMN, उसमें कोण M जो है वो 70 डिग्री है, LM और NM बराबर है। LM और NM बराबर है। मैं त्रिभुज बनाता हूं, देखते हैं क्या क्या बराबर है, कौन कौन बराबर है। ये रहा आपका त्रिभुज, नाम रख रहे थे LMN, L, ये त्रिभुज का नाम हो गया। ये कह रहा है कि ये कोण 70 डिग्री का है, बना दो भैया जितने का कह रहे हैं। ये 70 का है, और ये जो LM भुजा है कौन सी होगी? ये होगी LM भुजा, और NM भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है। जब भुजाएं बराबर है तो हमारा त्रिभुज की प्रमेय कहती है भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। बस ये कोण N जो है वो पूछ रहा है कि कितना होगा। तो टोटल कितना हुआ? 180। 180 में से 70 गया, 180 में से 70 गया, कितना? 110। और 110 को 2 बराबर बराबर भागों में बांट लो तो 55 55 55 ये 55 ये, तो आपका आंसर आ गया 55। चाहो तो तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180, गणित के बच्चे हैं, अपने नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो करिए। थीटा प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर हुआ 55 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा समीकरण y बराबर 7/2x + 5 का हल नहीं होगा? नहीं होगा तो भैया रख के देखो, रखने के बाद x की जगह 4 और y की जगह 19। 4 रख के देखता हूं तो 4 आया, 4 को 2 ने काटा, 2 आया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 4 19, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ये काम कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा काम नहीं कर रहा है, वो बताइए। -6 -16 को लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का 21, 21 में से 6 5 गया, 21 में से 5 गया, माइनस का 16, बिल्कुल ये भी काम करता है। हमें तो वो पूछना है जो काम नहीं करता है, काम करने वाले तो कई मिल रहे हैं इसमें। -12 रखा तो 12, -12 से 6 कटा 42, 42 में से 5 गया, माइनस का 37, बिल्कुल साहब ये भी काम करता है। देखिए एकदम छुपा के रखा है लास्ट में। अगर हम इस क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करते ना तो पहली बार में ये बंदा पकड़ा जाता, लास्ट से शुरू करते हैं तो पहली बार में ये बंदा पकड़ा जाता। तो ये हमें शिक्षा मिलती है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है हमेशा आगे से स्टार्ट करें, ऑप्शंस को हमेशा पीछे से भी स्टार्ट किया जा सकता है, समय बच जाता, कुछ सेकंड का तो फर्क पड़ ही जाता। कई सोचते हैं स्पीड तेज रखो, स्पीड तेज करने से पेपर जल्दी हो जाता है। स्पीड तेज करने से नहीं, दिमाग तेज करने से पेपर जल्दी होता है, दिमाग तेज करने से। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही है कि पीछे से स्टार्ट करो कई क्वेश्चनों को, हमेशा क्वेश्चन को आगे से स्टार्ट करना ना चाहे। टाइम मैनेजमेंट कहते हैं इसको, है ना, बिना मतलब की अफवाहें हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ और वो लगाओ। और अब शॉर्ट ट्रिक्स इतनी है मार्केट में, इतनी है कि मेन ट्रिक भूल जाओगे, और मुश्किल से शॉर्ट ट्रिक पे कोई 2-3 क्वेश्चन है जो शॉर्ट ट्रिक पे होंगे, बचे हुए सारे सवाल आपकी जान निकाल देंगे। तो फालतू के अफंगे, ये यूट्यूब का जमाना है बेटा, सुरक्षित रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। बिना मतलब में गलत चक्कर में फंस जाओगे, गलत गाइडेंस में फंस जाओगे और खराब हो जाओगे। गलत गाइडेंस से दूर रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अब इसमें x और y किसके बराबर होंगे ये निकाल के बताइए। तो भैया आराम से निकल जाएगा, हंसते हंसते खुशी खुशी निकल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि देखिए इसमें कोई भी एक आप यहां से निकाल लीजिए, है ना, कोई भी x या y में से जो यहां निकालना चाहते हैं वो निकाल लीजिए, उधर भेज दीजिए, आपका एक बंदा आपको मिल जाएगा। ये मेरा सवाल, हाँ ये रहा, ठीक है, यहाँ रख देते हैं भैया, इससे निकाल लेते, कोई भी एक बंदा निकालो, कोई भी एक बंदा जो आपको पसंद हो
मैं y निकाल लेता हूँ या x निकाल लेता हूँ, x निकाल लेते हैं यार, हमेशा बेचारे y को ही तंग कर दें, बराबर माइनस वाई बटा बी, उधर चला गया, x का मान आ गया ए वाई बटा बी, आ गया x को ले जाकर इसको दे दीजिए, लो भैया x रखो, x का मान कितना है बी स्क्वायर, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, और माइनस कॉमन भी है, माइनस कॉमन भी ले लीजिए, y भी कॉमन है वो भी ले लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी, बी लघुत्तम ले लिया, और वाई स्क्वायर जो कॉमन लिया था वो कहाँ है, ये रहा, वाई को उधर भेज दीजिए, वाई को छोड़कर बाकी सबको उधर भेज दीजिए, वाई तो मुखिया है यार, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन सा है भैया, ये वाला तो बैठ रहा है, साथ में वाई कैसे आ रहा है, वाई तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वाई का तो आंसर निकलेगा, तो गलत बात, ये गलत, ये बी भी गलत, फिर सी और डी देखिएगा जो मेरे कटे हुए हैं, यहाँ से मैं आपको एक्स और निकाल देता हूँ हाथों हाथी, एक्स बराबर है माइनस ए बटा बी इंटू वाई, तो वाई ले आओ भाई वाई, माइनस माइनस बी कट जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा, ये ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, यहाँ ये वाई आ रहा है, तो शायद मिस प्रिंटिंग हुआ, बार बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, मेरे बोर्ड पे तो ये आया नहीं, इस वजह से 2 ऑप्शन कट गए हैं इसके, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आ गया, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो x प्लस x माइनस है, ये सॉरी मिस प्रिंट है, ये भी शायद हो सकता है उस समय भी अगर पेपर में मिस प्रिंट रहा है तो फिर गलत हो गया होगा, तो x प्लस तो दिया गया, तो इसका मतलब x माइनस 1/x पूछा होगा, ठीक है, कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, कई तरीके, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप चाहो तो बहुत सिंपल तरीका है एक, उससे कर सकते हैं कि x का मान सोचिए क्या होगा, तो यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ सीधा सीधा कि x का मान 1 होगा, क्योंकि x में 1/x जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो एक ही ऐसी संख्या है जिसका उल्टा करने पर 1 ही आएगा, और 1 और 1 मिला के 2 जाएंगे, तो 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखिए, 1 रखते ही माइनस 1/1, ये आ गया 0, तो आंसर है भैया 0, ये लीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाया, मतलब दिमाग अपनाया और आंसर आ गया, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी, चिंता ना करें, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, दोनों साइड लघुत्तम ले लीजिए या x से गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण को x से गुणा करने पर, तो x स्क्वायर 1 2x, पदों को एक तरफ करने पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, बराबर 0, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, जिससे आपका x का मान आ गया 1, x बराबर 1 आ गया, ये x बराबर 1 वहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड मेथड, चाहे तो एक और भी है, और एक और नहीं बल्कि कई और हो सकते हैं जिनमें से मुझे नहीं पता होंगे, ऐसा भी संभव है ना, आप लोगों को पता हो, शायद कोई और मेथड भी हो जो आपको पता हो, आप चाहें तो जैसे a प्लस बी आपको दिया हो और a माइनस बी निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला रहता है a माइनस बी बराबर अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, यहाँ a और b की जगह x और 1/x है, तो x माइनस 1/x बराबर a की जगह x और b की जगह 1/x, तो आ गया x प्लस 1/x 4x इंटू 1/x, x प्लस 1/x का मान कितना है 2, वो आप 2 रख दीजिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, सॉरी ये माइनस का चिन्ह है, ये आपका आ गया 2 का स्क्वायर माइनस x कट गया 1 आ गया, 4 में से 4 गया 0, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको बढ़िया लगे आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले पे आते हैं, ये रहा रेखिक रूप से व्यवस्थित 20 कोष्टक, ये कोष्टक आपको दिख रहे हैं इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इनमें ही कोष्टक टू कोष्टक ऐड किए जा रहा है, इसी में ही कोष्टक टू कोष्टक ऐड किए जा रहा है, इस तरीके से 20 कोष्टक जो है वो इन बंदों ने ऐड कर दिए। अब ये कह रहा है कि बताइए इस तरीके से कोष्टक जब ऐड किए जाए तो रेखा खंडों की संख्या बताइए, कितनी रेखाएं काम में आएगी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ रेखाएं कॉमन है, जैसे ये रेखा है, ये कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो रेखाएं कॉमन है, तो इस कॉमन रेखाओं का थोड़ा ध्यान रखना है। एक काम करते हैं, एक बॉक्स में जो कॉमन लाइन है ना अगले वाले को दे देते हैं, कॉमन लाइन अगले वाले को दे देते हैं, थोड़ा सा गिनती का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। जैसे इसकी कितनी लाइनें हुई, 1 2 3 4 और 5, इसकी हुई 5, इस फर्स्ट वाले की हुई 5 हुई, सेकंड वाले की गिनिए, सेकंड वाले की भी 1 2 3 4, इसकी भी 5 हुई, फिर अगले वाले की भी 5 होंगी,
इससे अगले वाले की भी 5, क्योंकि हम जो कॉमन वाली है वो अगले वाले को दे रहे हैं, तो इसकी भी 1 2 3 4 5, यानी हर कोष्टक में 5 भुजाएं हैं। सिर्फ लास्ट वाले कोष्टक के पास 6 होंगी, सिर्फ लास्ट वाले कोष्टक के पास 6 भुजाएं होंगी, 1 2, क्योंकि लास्ट वाले कोष्टक के बाद में कोई आएगा नहीं, तो फिर उस भुजा को उसके साथ गिनना पड़ेगा। समझ गए? सिर्फ लास्ट वाले कोष्टक में एक भुजा एक्स्ट्रा होगी, यानी अगर 20 कोष्टक है तो हर कोष्टक में 5 भुजाएं होंगी, इंटू 20 इंटू 5 हो गया, प्लस लास्ट वाले के पास एक एक्स्ट्रा होगी, एक भुजा एक्स्ट्रा होगी। जैसे इसमें देखिए सबके पास 5 5 5 ये 4 है, तो 4 5 20, तो ऐसे कर लीजिए, प्लस वो एक लास्ट वाला एक और ले लीजिए, हो गया। तो ऐसे ही आपका 20 + 5 + 1, 101 भुजाएं यहाँ पे आपको मिलने वाली, 101 रेखाखंड यहाँ पर मिलने वाले, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा, एल पी और क्यू समानांतर है, दो रेखाएं, पी रेखा और क्यू रेखा समानांतर रेखाएं हैं। कोण 1 61 डिग्री का है, कोण 2 बताइए कितना होगा। आइए बताते हैं कोण 2 कितना होगा। सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण, ये रहा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये 2 है, तो ये भी कोण 2 ही होगा, ठीक है। कोण 1 और 2 जो है वो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोण 1 जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोणों का योग एक साइड में जो रेखा के नीचे की तरफ हो, एक साइड में हो, उनका योग 180 डिग्री होता है, तो 180 हो गया। ये 61 है, ये 61 है, तो ये घटाने वटाने जो नहीं है वो तो मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए घटाना पड़ता है। बाकी आप तो सीधा उत्तर लिखो ना यार, आप तो सीधा उत्तर पे आओ, 119 डिग्री, ये रहा आपका आंसर, 119 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें सी डी बी 45 डिग्री का है, डी ए बी 65 डिग्री का है, सी बस 2 ही दिया, सी बी डी पूछा गया। बनाते हैं, पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये रहा समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आ जाओ, पहला क्या दिया, सी डी बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा बी, ये कोण कितने का बता रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है भाई, डी ए बी 65 डिग्री, डी ए बी 65 डिग्री, ये 65 है, ये 65 है, तो हमारा काम हो गया। कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये 65 है तो सामने वाला भी 65 होगा। तीसरा क्या पूछा है, सी बी डी, सी बी डी ये वाला कोण जो है पूछा गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये त्रिभुज रहा, तो 65 और 45 110, तो ये बच गया 70, ये रहा आपका आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 45, इसको x मान लेते हैं। मुझे लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं लिखूंगा तो बच्चे जब पीडीएफ देखेंगे तो कहेंगे सर ने करवाया नहीं है सवाल, सर आपने वो सवाल छोड़ दिया वहां पे, जबकि एक्चुअली मैंने मुंह जबानी करा दिया, इस वजह से रह गया। अब सुनता कौन है, सुनता कौन है, नहीं करवाया सर आपने, शायद सर को आया नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1320 क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच गए हैं। संख्या ए 1320 781 को पूर्णतः विभाजित करती है, ए एक नहीं है, तो दी गई संख्या ए का घटक नहीं है। जो ए है वो 1320 को भी काटती है और 1781 को भी काटती है। दोनों नंबरों को देखो, ध्यान से देखो, प्यारे से नंबर है, 11 पे करते हैं, 11 पे दोनों बंदे करते हैं, 11 पे दोनों बंदे करते हैं, तो ए जो है उसके चांसेस है 11। अब आप कहेंगे सर 11 से पहले कुछ और ट्राई कर लो भाई, 11 से पहले कुछ और ट्राई कर लो। 3 का भाग नहीं जाता, ट्राई कर लो। इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो 3 का 3 तो नहीं होगा, 3 के 5 का हो नहीं सकता, फिर 7 ट्राई कर लीजिए। तो इस बंदे के बाद जो कटता है वो 11 पे कटता है, तो ए जो है वो 11 हो गया, ए जो है वो 11 हो गया। अब आप देखिए कि 11 का घटक नहीं है, घटक नहीं मतलब जो 11 के पाड़े में नहीं आता, तो क्या स्वयं आता है, नहीं आता, बिल्कुल। खुद नहीं आएगा तो कौन आएगा, खुद नहीं आएगा तो कौन आएगा, स्वयं तो आएगा ही आएगा। इसमें भाग देके देख लीजिए, कटेगा। इसका कैसे पता लग रहा है कि कटेगा, 11 के विभाज्य होने की जो शर्त होती है वो होती है कि विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं, सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर अगर 11 से कटता है तो वो संख्या भी 11 से कटती है। तो 2 और 0 2, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया, 0 0 सबसे कटता है, तो ये भी सही है, ये भी कटेगा। इसको देख लीजिए, 5 और 9 14, 14 में से 3 गया 11, ये भी कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है ही है, तो कौन नहीं है, ये 11 से विभाजित नहीं है, तो यही हो गया आंसर की घटक नहीं है। घटक नहीं मतलब विभाजित नहीं होता, तो आंसर हुआ डी।
क्योंकि बाकी सब 11 पर कट रहे हैं, बाकी सब 11 पर कट रहे हैं, यही नहीं कट रहा तो यही बंदा सही है। तो मैं इनको ऐसे काट देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि सर ने सही कहा हुआ है, एक्चुअली मैंने कहा गलत है, ये कट रहे हैं इसलिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज में, वो तो वापस आ गया यार, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछोगे का? और कोण भी चेंज नहीं करके आए हो, गंदी बात, कोण भी चेंज नहीं करके आए हो, सेम कोण लेकर वापस आ गए। इतना एग्जाम की मजाक ना बनाओ, एग्जाम का मजाक ना बनाओ यार। एलएमएन एबीसी नाम कर दिया, इतने में काम हो गया तुम्हारा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सी ए बी कौन है, सी ए बी ये है 70 डिग्री का, ये रहा सी, ये रहा ए, ये रहा बी, सी 70 का है, ए 70 का है, और ए बी और ए सी बराबर है, ये रही ए बी और ये सी बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये कोण भी बराबर है, क्योंकि जो त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर होती है उनके कोण भी बराबर होते हैं। 180 में से 70 गया, 110 के 2 भाग 55 ना भाई, मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, मेरे पास क्या ऑप्शन है? आप तो दिमाग में निकाल लोगे, मुझे तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना लिखा तो जो पीडीएफ पढ़ेगा वही शोर मचाएगा। तो थीटा कितने का? 55 का, तो दोनों कोण कितने के होंगे? 55 के होंगे। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। x का मान निकालिए, सीधा रखिए, जो भी x का मान संतुष्ट करे वही आंसर है। निकालना क्या है, रख के देख लो। आ जाओ भैया, 2 भैया, चलो तुम आओ, कराओ चेक। 2 रखा, ये आ गया, ऊपर आ गया 4 और 4 6 10, 10 18, 18 में से 15, 3 18 15, 2 पे कटेगा -2/5, क्या आ रहा है? नहीं साहब 2/5 नहीं आ रहा, चलो गलत। अगला आ जाओ भाई, 1 आ जाओ, 1 आएगा तो 8, 8/-6 नहीं, गलत, तुम भी गलत। आ जाओ 3, तुम आ जाओ, 3 दूनी 6, 12, 12 और 27, 27 में से 3 गया 24, देखते ही ऊपर हो गया 12, 27, आ जाओ 4, 4 के अलावा बचा क्या? 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 36, 36 में से 3 गया 33। अच्छा देखो पहले ही आ गया था यार, ये तो क्या कर रहे हैं, देखो हम ही गलत कर देते हैं। आ गया था आंसर, भाई माफ करो, भाई माफ करो, आ गया था, सॉरी सॉरी भैया, 2 गलती से तुम कट गए यार, आ गया था। 2 के 5 का पहाड़ा भूल गया मैं 5 का पहाड़ा भूल गया, 5 5 3 15 या 15 आ गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया। चाहो तो निकाल सकते हो, 3 से वज्र गुणा कर दो, 3 दूनी 6x, 18 से 24, 12x, x बराबर 24/12 बराबर 2। तो आपको समझ में आया कि पेपर में क्या होता है? पेपर में ये होता है कि आप 5 का पहाड़ा भी, जो दुनिया का सबसे सरल पहाड़ों में से एक होता है, 10 के बाद में जो पहाड़ा सबसे सरल होता है वो होता है 5 का, और मैं 5 का पहाड़ा ही भूल गया। पेपर में ऐसा होता है, आप वो पहाड़ा भूल जाते हैं जिसे शायद ही कोई भूले, लेकिन पेपर में ऐसी घटनाएं घटित होती है। ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखिए, यही कहानी है, यही तो खेल है सारा। 9 से विभाजित होने वाली संख्या, वो संख्या 9 से विभाजित, 9 के विभाजित होने का रूल क्या है, नियम क्या है? संख्याओं का योग, अगर संख्याओं के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस नंबर में भी 9 का भाग जाता है। आ जाओ, अब देखिए इस बार हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। 4 और 5 9 लग जाएगा, खत्म। इनको तो छोड़ते जाओ, एक एक करके जोड़ना, आगे मत जाओ। 9 पे कटा, खत्म। 3 और 6 9 कटा, खत्म। 7 और 2 9 कटा, ठीक है, 9 कटा, पूरा कटा। इस बार डी से शुरू किया। बेवकूफ ये जानता था ये कि बंदे क्या होते हैं, यहाँ से ट्राई करना शुरू करते हैं। इस बार हमने कहा अच्छा तुम्हारे साथ खेल रहा है, ले हम डी से शुरू करते हैं, और डी में पहली बार में पकड़ा गया बंदा। समझ रहे? थोड़ा ये स्मार्टनेस चाहिए होगी, ये स्मार्टनेस आपको चाहिए होगी। हर बार हम क्या कर रहे थे, ए से आ रहे थे और ये आंसर को छुपा के रख रहा था डी पे, तो ये हमसे ए गलत फालतू में चेक करवा लेता है, बी फालतू में चेक करा लेता है, सी फालतू में चेक करा लेता है, आंसर होता है डी। तो इस बार हमने कहा अच्छा हमारे साथ खेल रहे हैं, चल डी से चेक करते हैं, डी से काम निकल गया। ठीक है, आ जाओ। यदि बहुपद ये के मूल यानी शून्यक, ठीक है, इसके जो शून्यक है अन्य का व्युत्क्रम है, अगर एक मूल जो भी है दूसरा उसका उल्टा है, तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर जो शून्यक है, शून्यक शब्द बड़ा शुद्ध हिंदी शब्द है, मूल मुझे थोड़ा ठीक लगता है। मान लीजिए एक अल्फा है तो दूसरा मूल कितना होगा, 1/अल्फा। एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A।
सी बटा ए। सी बटा ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका नाम है ई, जो एक्स का गुणांक है उसका नाम है बी। तो गुणनफल सी बटा ए के बराबर होगा। तो सी हो गया हमारा 4m बटे ए हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ ये भाई अल्फा और अल्फा कट गए, एक आ गया। वज्र गुणा कर देंगे तो इधर m स्क्वायर प्लस 4 इधर आ जाएगा, बराबर 4m है। इन सबको इधर कर लीजिए, इधर करते ही m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। आप गुणनखंड करना चाहें गुणनखंड करें, वरना मुझे तो साफ दिख रहा है कि m माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो बहुत ही सुंदर बात है, होल स्क्वायर आ गया तो होल स्क्वायर आ गया तो m माइनस 2 बराबर 0 होगा और m बराबर 2 होगा। ये आपका m का मान आ गया, m बराबर 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका वेट कर रहा है। एक बहुपद दिया गया कि घटक, ये इसका घटक है। अच्छा, तुम घटक हो, आओ घटक हो तो तुम मूल भी दोगे। फिर जो घटक होता है वो मूल भी देते हैं। आओ भैया घटक। घटक का मतलब गुणनखंड है। ये जानबूझ के ऐसे नए, ये नए नाम नहीं है। ये क्या करते हैं, इंग्लिश वाले जो पेपर होते हैं, पेपर तो इंग्लिश में बनते हैं, फिर हिंदी का जब कन्वर्सेशन उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो वोकेबलरी में जाते हैं, शब्दकोश में जाते हैं, और वो जो शब्द मिलता है वो उठा के ले आता है। फिर बंदा अपने जैसे बंदे सोच रहे कि घटक क्या आ गया। बेटा एक काम करो, जब ये घटक घटक आए ना, ये घटक शटक पटक कुछ भी आए, तो हमेशा इंग्लिश वाले के साथ जाओ। इसीलिए हमेशा कहते हैं इंग्लिश में जरूर पढ़ो, इंग्लिश में जरूर पढ़ो, वरना कुछ हिंदी के शब्द पेपर को ऐसे ले बैठेंगे। 2-3 क्वेश्चन तो ये हिंदी वाले शब्द ले बैठते हैं, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी बनाते हैं। अब आप देखो, इंग्लिश में एक ही होता है, डिवाइड 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 एंड मल्टीप्लाई, उसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदी में कही है घटक है, गुणनखंड है, भाज्यक है, ये वो, और कुछ और निकल जाएगा। 10-15 दिन बाद शब्दकोश में से कुछ और निकाल के ले आएंगे, है ना। वाटर मतलब वाटर, वाटर मतलब वाटर। हमारे यहाँ वाटर वाटर है ही नहीं। हमारे यहाँ वो जल है, वो नीर है, वो पानी है, और पता नहीं और क्या क्या है जो मैं खुद भी नहीं जानता। समझ रहे? तो ये कंफ्यूज करता है, इसलिए हिंदी बड़ी खतरनाक है। इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश जो है, जो आप बचा सके उतनी इंग्लिश जरूर पढ़े साथ में। आ जाइए, एक्स का मान निकाल लीजिए, क्योंकि गुणनखंड है। घटक या गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड से जो एक्स का मान निकलेगा वो मूल कहलाता है। गुणनखंड से जो एक्स की प्राप्ति होती है वो मूल कहलाता है। और मूल का परम धर्म आपको मैंने बताया था कि वह अपने समीकरण के प्रति पूर्णतः लॉयल होता है, अपनी समीकरण के प्रति पूर्ण लॉयल होता है। उसको समीकरण में रखने पर वो समीकरण को 0 करता है और करेगा। करता आया है, करता रहेगा। क्या, दोबारा बोलिए, करता आया है और करता रहेगा। ये इसका परम धर्म है, और अपने धर्म को कोई नहीं छोड़ता है। 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, उधर 5m उधर आ गया, प्लस का 5m हो गया, 5 से 5 कट गया, ये आ गया m बराबर 1। ये आंसर हो गया। कितने सिंपल सवाल है, कितने सरल सवाल है, हम तो परेशान हो रहे हैं। आ जाओ, ये देखो, ये गजब है। गुणा करवा रहा है, करो गुणा स्मार्ट तरीके से। गुणा नहीं, स्मार्ट गुणा, नॉट गुणा, स्मार्ट गुणा। कैसे? देखो, ये है 25, ये भी 25, ये भैया 16। 16 का मतलब होता है 4 × 4। एक 4 भैया पहले वाले 25 को दे दो, एक 4 भैया दूसरे वाले 25 को दे दो। भैया बांट लो, दोनों बच्चे टॉफी बांट लो। एक 4 तुम ले लो, एक 4 16 है, नंबर दिए हैं इसीलिए दिए इसने कि बांट लो। 25 100 जाएगा, ये 25 100 जाएगा, तो 100 × 100 की तो गुणा 1 अलग हो ही गई। और ये 0 बनाते हैं, ये बंदे 0 बनाते हैं, तो कितने 0 बनाएंगे? 4 0 ये बना देंगे। तो भैया ये ऑप्शन ए गलत, क्योंकि ए ऑप्शन में 2 0 है, 4 तो पक्के ही आएंगे। 4 इसमें भी है, ठीक है भैया, 4 इसमें भी है, ठीक है भैया, 4 इसमें भी है, ठीक है भैया। अगला अंक, अगला 16 जा चुका, 25 जा चुका, और ये जा चुका। अब बचा हमारा ये वाला अंक, 7 वाला, 7 अंक बचा। ये देखिए, ये जो 7 है ये बचा। अब 7 से 5 गुना होगा तो 25 बनाएगा, और 25 का 5 आएगा, तो इकाई का अंक आएगा 5, ये आएगा 5, ये रहा भैया, ये 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये फाइनली आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल सा है। गुणा करना चाहें आप कर लीजिए, गुणा करना चाहें आप कर सकते हैं, गुणा करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक करेंगे। इतनी बड़ी गुणा पॉसिबल नहीं होती, इतनी बड़ी गुणा पॉसिबल नहीं होती। तो खेल जो है नंबरों का, उसको थोड़ा सा समझिए कि गुणा होती कैसे, उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वरना ऐसे गुणा करिएगा मत, पेपर छोड़ दिएगा, लास्ट में करिएगा ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के लास्ट में करिएगा। आ जाओ, जेम्स एक हवाई जहाज उड़ा रहा है, उड़ा भैया, जो समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई, 7000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर वो पनडुब्बी से ठीक ऊपर उड़ रहे हैं।
पनडुब्बी है पानी में, उससे ऊपर उड़ रहा है। पनडुब्बी पानी के अंदर होती है, ऊपर पानी के ऊपर। और वो कितने है, वो हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई के जितना समुद्र तल से नीचे चल रही है। अच्छा आओ अब आगे पकड़ में, आपको पकड़ में आ गई है तो क्वेश्चन वीडियो को रोकिए, करिए। ये रहा आपका समुद्र तल। समुद्र तल का मतलब होता है पानी का स्तर। समुद्र तल, जो पानी का स्तर होता है ना उसको समुद्र तल कहा जाता है। कई बच्चे सोचते हैं समुद्र तल का मतलब जमीन जो है ना वो समुद्र तल होती है। समुद्र तल का समुद्र की जो सतह होती है उसको समुद्र तल कहा जाता है। तो जो समुद्र तल है उससे जेम्स हवाई जहाज लेके उड़ रहा है। उड़ भाई जेम्स, ये रहा जेम्स और ये रहा इसका हवाई जहाज, उड़ने वाला जेम्स। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है जेम्स? 7000 मीटर की, समुद्र तल से 7000 मीटर की उड़ रहा है। इस जेम्स के 1/6 गहराई में, जहां से भी ये है, इससे 1/6 यानी 7000/6 जो है मीटर की गहराई में पनडुब्बी लेकर ये पनडुब्बी लेके ये जा रहे हैं, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ जेम्स से पनडुब्बी कितनी है। तो 7000 प्लस 7000/6, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों का अंतर हमें पता है, सो नहीं, दोनों का गैप जो है वो पता लग जाएगा कि दोनों के बीच में कितने का गैप है। हमें ये पूछा है, इतना पूछा है ये। तो दोनों में 7000 कॉमन है, 7000 कॉमन निकाल लेता हूँ। ये आ गया 1 + 1/6। और चाहो तो पहले वो थोड़ा सॉल्व और कोई तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया 7/6, 6 से काट दे, 2 से ऐसे कटेगा 3500, 3 का भाग बाद में दे देंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 0 0, 5 7 35, 3 और 21 और 3 24, 3 भाग लगेगा तो 3 8 24, 8 एक बार, फिर 2 का 6 6, फिर 6 6, फिर 6 6, 8166.66, 8166.66 मीटर पे जेम्स पनडुब्बी से उड़ रहा है। लेकिन पेपर में टफ हो जाते हैं ये क्वेश्चन, लगते सरल है लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। अब फिर आयु का क्वेश्चन आ गया। अनिल वनिल की आयु की बात चल रही है। अनिल की आयु अखिल की आयु से 6 वर्ष बड़ा है। अखिल से बड़ा है कौन? अनिल। तो ये रो अनिल, अनिल का मतलब अनिल की आयु से है। अनिल जो है वो अखिल से, जो अखिल भैया है, अखिल से कितने साल बड़ा है? +3, 6 साल बड़ा है। 3 का है, 6 बड़ा है ये, तो कोई बात नहीं, 6 सही। अनिल अखिल से 6 साल बड़ा है। ठीक है अनिल, ठीक है अखिल, आ जाओ। फिर क्या कहते हैं? अखिल की आयु विजय से 36 महीने, अखिल की आयु विजय से 36 महीने छोटा है। अखिल भैया है, अखिल विजय से, ये देखो ये लिखा पड़ा, अखिल की आयु विजय से 36 महीने छोटा है। 36 महीने मतलब 3 साल, ये 3 हो गया। अब विजय की आयु को y मान लिया जाए। ठीक है भैया, विजय की आयु को y मान लिया जाए तो अखिल बराबर हो गया y - 3, और ये अखिल की आयु रख दी जाए तो किसकी आयु पूछ रहा है? अनिल की आयु बता दो। ये रहा अनिल, यहाँ रख दो। अखिल को लाओ, आओ अखिल। अखिल है y - 3 + 6, तो y - 3 + 6 या y + 3, लेकिन आंसर ऐसा ही दिया हुआ है बिना सॉल्व किए हुए। कोई बात नहीं, हमें तो ऐसा ही ठीक है, 6 + y - 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27। यदि 76x - 189y बराबर हो -37 और 189x + 76y बराबर -302 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे सवालों को आप जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप रख रख के निकाल लें, सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ साफ है कि जो मान रखना है वो सॉल्व करिए। देखिए कौन सा होता है। पहले a रख लीजिए, ये हो जाएगा 76 दूनी 12 और 13, ये हो जाएगा माइनस का 136, ये माइनस प्लस 189 हो जाएगा। तो प्लस का आंसर आएगा क्योंकि 189 जो होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अब छोटे में से बड़े में से छोटा घटेगा तो प्लस का आएगा ना कि माइनस का आएगा। तो ये तो पूरे तरीके से खारिज। दिमाग खुला रखिए, दिमाग खुला रखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप घटाने लग जाओगे, घटाने की जरूरत नहीं है। ये देखो साफ, यहाँ से गुणा करोगे ये माइनस का आएगा, ये गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस आएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो माइनस का आएगा, सॉरी प्लस का आएगा, और यहाँ माइनस का आना चाहिए था, तो ये खारिज। अब अगला इस पे आते हैं, तो इस पे आते हैं तो ये माइनस का हो गया, ये बंदा माइनस का हो गया, दोनों माइनस के हो गए, माइनस माइनस जुड़ के बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। माइनस का 37 नहीं बनेगा, ये कैंसिल,
समझो बात को। स्मार्ट तरीके मतलब ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला ही हमेशा, शॉर्ट ट्रिक का मतलब हमेशा खाली फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला मतलब ये स्मार्टनेस खुद के अंदर से आती है, खुद के अंदर से आती है, दिमाग लगाना होता है आपको। समझे बातों को, ये ट्रिक्स कोई नहीं करा सकता। मैं पहले कहता हूँ विराट कोहली, किसी को भी विराट कोहली नहीं बना सकते। वो अपने आप को विराट कोहली बना सकता है, किसी और को नहीं बना सकता। ये चीजें नहीं जा सकती, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। समझ जो है, जो समझदारी है, अगर ऐसा होता तो हर पिता अपने बेटे को समझदार बना देता, कभी पछताता नहीं, परेशान नहीं होता। तो ये आप डिलीवर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, यहां 2 रखिए, अब ठीक बैठ रहा है। 2 रखते ही हो जाएगा, जैसे ही आप 2 रखेंगे 12 और 13 माइनस का 132 हो जाएगा। यहां आप y रखेंगे, ये रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 189। दिख रहा है? अब जोड़ने की क्या मुझे जरूरत है, ये तीसरे वाला ऑप्शन रख रहा हूं मैं। ये देखिए क्या माइनस माइनस और बड़ा माइनस हो जाएगा, माइनस का 37 नहीं आने वाला, ये गलत है। चौथा अपने आप ही सही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चौथा अपने आप ही सही है, 4 ऑप्शन है तो 3 सही नहीं है तो चौथा सही होना ही होना है। रख के देख लोगे तो पता चल जाएगा। ये लो, ये इस बार क्या होगा, माइनस यहाँ रखेंगे, ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अपने आप ही। ये मैंने 2 से गुणा किया ना, 132, 2 6 दूनी 12, 13 142, 15 हो गया, तो ये आपका आ गया 37। तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही सही आ रहा है, टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा समय जो है वो बचा सकते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 28। ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन आ गया। महाभास्करी 18वीं शताब्दी से पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है, उसके द्वारा लिखा गया आचार्य भास्कर। आंसर बताया जा रहा है आचार्य भास्कर। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, आचार्य भास्कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। टोटल 60 क्वेश्चन है, यानी आधे हाथ लगभग लगभग हम पहुंचने वाले हैं। बढ़ते पौधों से संबंधित है, बढ़ते पौधे संबंधित है। इसका जो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, बढ़ते पौधा क्या होगा, पौधा जैसे है, मान लीजिए पहले वो 0 है, पौधा 0 है, मतलब जब आपने उगाया तो जितना था पहले तो एक साइज रहेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, क्या वो ऐसे होगा 1-1 फुट 1-1 फुट 1-1 फुट या 1-1 इंच बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो थोड़ा 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 बढ़ता रहेगा। मतलब एक तरह से आप जो है पौधे के जो बढ़ने का तरीका है वो वास्तविक संख्याओं से मैच करता है। तो ये क्वेश्चन वैसे डाउटेड है, डाउटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर जो है उसका एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। प्राकृत संख्या नहीं है, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। 1 नंबर 1 फुट, फिर 2 फुट, फिर 3 फुट, फिर 4 फुट। हाँ, दिन के हिसाब से बात करें, एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तो बात अलग है, लेकिन दिन के हिसाब से बात नहीं कर रहा है। या क्वेश्चन अस्पष्ट है, बढ़ते पौधों से संबंधित है। बढ़ते पौधों से क्या संबंधित है, प्राकृत संख्या है, भाई कुछ कह नहीं सकते। वास्तविक संख्या मैच करती है, क्योंकि पौधा तो थोड़ा 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 बढ़ता है, तो रियल नंबर जैसे बढ़ते हैं वैसे रियल नंबर लगातार होते हैं, पौधा भी लगातार होता है। जितना होता है, जितना है पहले हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा 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 बढ़ता है, वो चला जाता है। तो रियल नंबर भी ऐसे थोड़े 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 बढ़ते हैं। ये वास्तविक संख्याओं से मैच करता है। फाइबोनिक संख्याएं, यार फाइबोनिक संख्याएं जो है वो, हाँ, फाइबोनिक संख्याओं का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पौधे से मैच कर जाता है, क्योंकि फाइबोनिक में क्या होता है कि जितना पहले आया उतना हो गया, प्लस उसमें और जुड़ गया, प्लस उसमें और जुड़ गया, उसमें और जुड़ गया। तो फाइबोनिक में क्या होता है, जितना पीछे हुआ सो हुआ, उसमें नया नंबर और जुड़ जाता है, फिर नया नंबर और जुड़ जाता है। तो मोस्ट क्लोज आंसर जो इसका है, देखिए विवाद हो सकता है इस क्वेश्चन पे, मोस्ट क्लोज आंसर है फाइबोनिक संख्याएं। फाइबोनिक संख्याएं वो होती है जो जितना जोड़ पीछे आया उतना आया, उसमें और जुड़ गया, फिर उसमें और जुड़ गया, इस तरीके से जो जुड़ के आगे बढ़ती है उनको फाइबोनिक सीरीज कहते हैं। पौधा भी जुड़ता रहता है, पौधा भी जुड़ता रहता है, जितना पहले था उतना है। ऐसा नहीं कि पौधे की हाइट कम हो जाती है, जितना है उतना रहता ही है, प्लस उसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, फिर जितना होता है उतना होता है, फिर उसमें और ऐड हो जाता है, तो लगातार ऐड होता है। तो फाइबोनिक संख्याओं वाला जो आंसर है मोर क्लोज है सही आंसर के। परिमेय संख्याएं तो कहीं आसपास ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 9 है। घनाभ की 12 और 9 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 678 हो तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH और बराबर हमें दिया गया 678। ये 678 मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। L × B 12 × 9 108 प्लस B चौड़ाई 9 है, ये हो गया 9H, L है हमारा भाई 12H हो गया, बराबर 678। 2 को इधर भेज दीजिए, 678 में 2 का भाग लग जाएगा, 108 प्लस 9 और 12 21H बराबर 678 में 2 का भाग लगा 3 3 3 9, 108 को उधर भेज दिया, 21H बराबर
231 231 बट्टा 21, h बराबर 11, 11, h बराबर 11, यह आपका आंसर हो गया h बराबर 11। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, गणितीय प्रारूप मॉडल के लिए चरणों में अनुक्रम है। गणितीय प्रतिरूपण के लिए चरणों का अनुक्रम है। प्रश्न को समझाना, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला काम तो यही होगा। गणितीय विवरण या सूत्रीकरण, हाँ, पहले क्वेश्चन को समझाना, फिर उसका सूत्र बनाना, बिल्कुल, फिर बताना कि सूत्र क्या लगेगा, फिर उसको समाधान करना सूत्र की सहायता से, बिल्कुल, फिर उसकी व्याख्या करना कि सही आया नहीं है, बिल्कुल, अरे सही, चारों ऑर्डर में ही है तो आंसर होना चाहिए 1 2 3 4, क्रम सही है। पहले ही तो करते हो आप। सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन को समझाना, फिर उसका सूत्र बनाना कि कौन से सूत्र पे वो काम करेगा, फिर उस सूत्र को लगा के उसका समाधान निकालना, फिर जो आंसर निकल जाए उसको चेक करना, उसकी व्याख्या करना, उसको मान्य करना कि वो सही है या गलत है। तो यही होता है। अगले पे आते हैं। पाठ योजना का मुख्य भाग के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है भाई? संधि और सामान्यकरण। चेक कर लीजिएगा भाई, प्लीज चेक कर लीजिएगा। इस आंसर की कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं कि क्या आंसर है इसका। चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आ जाओ, इसकी गारंटी मैं दूंगा। ये रहा, इन दोनों में भाग देना है 39y²। इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, निकाल लो पहले, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लेते हो जाएगा 25y² माइनस 49 बटे 26y², 5y + 7। 26 से जो कट सकता है, थोड़ा बहुत कट सकता है, काट दीजिए। 13 पे 13 × 3 = 40, 13 दूनी 26, y² से y² कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है। और इसका थोड़ा टुकड़ा संभव है, a² - b² के हिसाब से 5y - 7, 5y + 7, 5y - 7, 5y + 7, और बटे में कुछ बचा क्या? 5y + 7। ये 5y + 7 से 5y + 7 कट गया, ये आ गया 3, 5y - 7, 3 × 5y - 7, और एक y³ था ये। अच्छा, एक y भी बचेगा, आंसर ने बचा लिया। y³ था तो एक y हिसाब में बचेगा, तो 3y × 5y - 7, 5y - 7, ये आपका आंसर होगा। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक त्रिभुज ABCDEF समरूप है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:9 है। क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप है, समरूप त्रिभुज है, यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया समरूप। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों का अनुपात। तो भुजाओं का है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहला त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का अनुपात, वर्गों का अनुपात। तो ये अगर 25:9 है तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? ये वर्ग होगी, ये वर्ग है, वर्ग को इधर ले आइए तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 5/3, 5:3, ये आपका आंसर। यानी भुजाओं का वर्ग क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। भुजाओं का वर्ग, तो वर्ग जो है उसको उधर भेज दीजिए, अंडरूट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5:3। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक आंकड़े का मध्य और बहुलक 11 और 8 हो तो मध्य का क्या होगी? मध्य का बताइए। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो मोड होता है मतलब बहुलक होता है, मोड जो है वो बराबर होता है 3 गुना मीडियन मतलब मध्य का। मध्य का को 3 से गुणा करिए, और जो आपका मीन है मतलब मध्य है उसको 2 से गुणा करिए, दोनों को घटाइए, तो ये आपके मोड के बराबर होगा। ये फॉर्मूला मीन मोड मीडियन के बीच का रिलेशन होता है, काम करता है। तो हमें क्या क्या कहा गया? हमें कहा गया कि मध्य जो है वो तो 11 है और बहुलक 8 है, तो बहुलक की जगह 8 लिखिए, और मीडियन जो है वो अभी निकालना है, उसको मैं एक बार x मान लेता हूँ ना, x नाम दे देता हूँ। और मीन जो है वो कितना कहा गया? मीन 11 कहा गया, तो ये 11 हो गया, तो 2 × 11, तो ये 22 हो गया। 22 और 8 30 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10, तो आपका मीडियन हो गया 10, तो आंसर है 10। तो इस फॉर्मूले की बहुत कीमत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड, मीडियन और मीन के बीच का संबंध, मध्य, मध्य का और बहुलक के बीच का संबंध, बड़ा कमाल का फॉर्मूला है ये, बहुत अच्छा है, यूज करिएगा इसको। कई बार इस पे कई बार सवाल आए अलग अलग जगहों पे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में DC 16 है, यदि संगत भुजाएं AB तथा AD की ऊंचाई 8 और 10 हो
तो AD किसके बराबर है? ठीक है, ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज। ऊंचाई का मतलब होता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर, जैसे ये दो समांतर भुजाएं, इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो आ जाओ, पहले क्या कहा, ये रहा आपका A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई DC जो है वो है 16, DC 16 है, ये रहा 16 ये है। और फिर ये कह रहा है कि यदि संगत भुजाएं AB और AD की ऊंचाई, तो ये हो गया 16 और इसकी जो ऊंचाई है AB की ऊंचाई मतलब DC की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 है, ये ऊंचाई 8 है। तो इसके हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो गया? इसके हिसाब से क्षेत्रफल हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो कि हो गया 16 × 16 32 इंटू ऊंचाई, जो कि हो गया 8। ये क्षेत्रफल आया इससे। फिर दूसरा क्षेत्रफल और निकल सकता है, जो कि है कि ऊंचाई 10 है इनकी, ये वाला जो अगर हम ले, इनकी ऊंचाई जो है भैया 10 है, समझे, ये वाली जो है इसकी ऊंचाई ले, लंब डालें तो ये 10 है। AD का मान हमें नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं x है। तो इससे जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये अगर x है तो ये भी x होगी, तो x × x 2x, और ऊंचाई इनकी है 10। ठीक है, दोनों को आमने सामने रख लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल तो समांतर चतुर्भुज का ही है। थोड़ा काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। 16 2, ये आ गया 16 × 8, 16 × 8 तो एक तरीके से आया, और x × 10 दूसरे तरीके से, 10x दूसरे से आया। दोनों में भाग दे दीजिए, 16 × 8 / 10, 2 पे कट जाएगा, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। 16 16 × 5 = 16, 16 × 4 = 64, 64/5, ये आ गया आपका एक बार, फिर 10, फिर 8, 12.8। तो AD की लंबाई हो जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया गया कि क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकालें, क्योंकि क्षेत्रफल तो एक ही है, आकृति तो एक ही है, क्षेत्रफल बराबर आएगा, तुलना कर लेंगे, मान निकल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, ठीक है, माध्य 36 है, तो इसका मतलब प्रेक्षणों का योग मिल जाएगा हमें कि जोड़ कितने हैं। प्रेक्षणों का योग, सबसे पहला काम यही है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक वाला क्वेश्चन है। का योग, हर आंकड़े का मध्य 36 आने का मतलब हर आंकड़ा 36 है, यूं समझिए। मध्य जो होता है, मध्य का मतलब होता है जो कम ज्यादा थे वो हमने सब एडजस्ट करके सबको बराबर कर दिया, यानी अब सबके 36 है, हर आंकड़ा 36 है। 36 है तो 25 आंकड़े, तो टोटल जोड़ कितना हो गया? 25 × 36 आ गया, आंकड़ों का योग आ गया। अब देखिए खेल क्या किया गया। यदि पहले 13 प्रेक्षणों का योग 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षण, पहले 13 अंतिम 13, तो टोटल तो 26 हो गए। पहले 13 अंतिम 13 तो टोटल तो 26 हो गए। 26 तो है ही नहीं, 25 ही आंकड़े। इसका मतलब क्या किया, ये जो 13वां आंकड़ा है इसको 2 बार रिपीट किया गया। इसको एक बार आगे वालों में गिन लिया, एक बार पीछे वालों में गिन लिया, इसलिए खेल बिगड़ गया। खेल ऐसे बिगाड़ा बंदे ने, खेल देखिए कितना जबरदस्त बिगाड़ा है। क्या किया बंदे ने, क्या किया, पहले 13 को गिना, पहले 13 को जोड़ा, फिर उस 13 को लेते हुए फिर 13 को, क्योंकि टोटल 25 है, टोटल 25 है तो 1 से लेकर 13 तक वो 13वां इसमें जुड़ गया। फिर 13 को लेते हुए 25 तक, फिर ये 13 हो गए, फिर इन्हें जोड़ लिया, दो बार माध्य निकाल लिया, और एक बार माध्य आया 32, पहले वालों का 13 का 32, लास्ट वाले 13 का 39। तो समझिए बात क्या है। हम एक काम करते हैं, इस कहानी को ऐसे समझते हैं कि भैया टोटल है 13 बंदे, टोटल 25 है, ये रहे हमारे 25 बंदे। इस लिस्ट में मैं 25 बंदों के नाम लिख लेता हूं। ये 25 रहे, ये है वो 13वां बंदा, और 13वां बंदा वो है Y। और 1 से लेकर 12 तक, 1 से 12 तक, 1 to 12, 1 से 12 तक ये जो भी हैं इनका जोड़ मान लेते हैं X है, इन सब का जोड़ है X। और उसके बाद में जो अगले 12 हैं उनका जोड़ मान लेते हैं Z, उनका जोड़ Z। तो X + Y कितना आ गया, X + Y, पहले 13 का जोड़, पहले 13 का जोड़, तो X + Y बराबर हुआ, ध्यान दीजिएगा, X + Y, ये 13वां, ये जो 13वां है ये 13वां, और ये फिर 14 से 25, 14 से 25, लास्ट वाले 12, पहले वाले 12, बीच में वो 13वां नंबर खुद। तो पहले वाले 12 का जोड़ X है, 13 खुद Y है ही, फिर 13 के बाद 14 से लेकर 25 तक सबका जोड़ Z है। तो हमारे यहाँ क्या हो गया, X + Y, पहले 13 का जोड़, पहले 13 का जोड़ कितना हुआ, पहले 13 का माध्य है 32 और 13 आंकड़े, तो गुणा कर दीजिए,
माध्य को संख्याओं से गुणा करते ही जोड़ आ जाता है, तो ये x प्लस वाई आ गया। अब y प्लस जेड हमें दिया गया, y प्लस जेड हमें दिया गया, अंतिम 13 का जोड़ भी दिया गया। अंतिम 13 का जोड़ कितना है? 13। मध्य, देखिए मध्य दे दिया ना, मध्य दे दिया, संख्या दे दी। मध्य इंटू संख्या योग होता है, मध्य इंटू संख्या, क्योंकि हर संख्या 39 के बराबर है, 13 संख्या है तो 39 इंटू 13 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने y प्लस 2y नहीं लिखा, एक बार y प्लस जेड लिखा है। 13 कॉमन लेके जोड़ता हूँ, 13 कॉमन ले लिया, जोड़ने में आसानी होगी। 32 प्लस 39। अब x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले 12, 13वां, अंतिम 12, इन सब का जोड़ तो हमने पहले ही निकाल रखा है। ये रहा 25 इंटू 36। ये कौन है? x प्लस वाई प्लस जेड ही तो है, तीनों का जोड़ ही तो है 25 इंटू 36। तो ये 25 इंटू 36 यहाँ रख दीजिए, y। अब गुणा करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया हमारा 71। 13 को 71 से गुणा करके 25 को 36 से गुणा करके घटाना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारा y? 13 इंटू 71, अब 25 इंटू 36, ये हो गया 900। तो 923 में से 900 गए, ये आ गया 23। चलो बढ़िया, एक सवाल तो कमाल का मिला, ये सवाल तो कमाल का मिला भाई। और ऐसे सवाल, ये अच्छे सवाल है ना, ये जरूर पेपर में पहले भी कभी ना कभी आए होंगे और आगे भी कभी ना कभी दोबारा भी आएंगे, क्योंकि अच्छे सवाल कभी मरते नहीं है। जैसे अच्छे आइडिया कभी नहीं मरते, वैसे अच्छे सवाल भी कभी नहीं मरते। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसे यह बिंदु और यह बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड yx द्वारा समद्विभाजित होता है। yx इनको काटता है, तो ये अंतः विभाजन का सवाल बन गया। ये आपका a बिंदु जो कि हो गया -4 और 3, a बिंदु, और b बिंदु है आपका 2 और -6, 2 एंड -6। yx काट रहा है, yx काट रहा है, यानी yx पे x का मान 0 होता है, तो x का मान 0 हो गया। अनुपात मान लिया m1 अनुपात m2 है। अंतः विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1x2 m2x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान 0, m1 है, x2 का मान यहाँ से ले लीजिए जो कि 2 है, m2 है, x1 का मान -4 है, बटा m1 प्लस m2 हो गया। m1 प्लस m2 को क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये इधर आके 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2m1 -4m2 बराबर 0, 2m1 बराबर 4m2, m1 बटा m2 बराबर 4 बटा 2, m1 बटा m2 बराबर 4 बटा 2, 4 बटा 2 यानी 2 अनुपात 1। तो आंसर आया 2 अनुपात 1 अनुपात 2 नहीं, 2 अनुपात 1, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्व पश्चिम की स्थिर करते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्यामितीय तथ्यों को लागू करने का कार्य किनको सौंपा गया? शुल्भंकर को। ये आंसर बता रहा है शुल्भंकर को, आंसर दे रहा है शुल्भंकर को। एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन के अंतिम बिंदुओं को क्षैतिज रूप से जोड़ा गया। ये तो क्वेश्चन थोड़ा भाई भाषा बड़ी गलत है इसकी, है ना। अंतिम बिंदुओं को क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ के साथ इशू ये है कि कैसे जोड़ा गया घनाभ को कैसे जोड़ा गया। ये घनाभ हो गया, घनाभ का जो अंतिम क्या कहा गया, ये देखो, ये कहा गया अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं, अंतिम बिंदु जुड़े हुए हैं। अब अंतिम बिंदु जुड़े होने का मतलब क्या होता है? पहली बात तो घनाभ का अंतिम बिंदु कहते हैं किसको? अब आप कहोगे सर कोने को, तो कोने को मान लीजिए एक कोने से दूसरे कोने को, दूसरे घनाभ को जोड़ दिया, तीसरे को जोड़ दिया, तो वो तो 3 घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। एक घनाभ का निकाल लीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लग रहा है इसके अंदर। पार्श्व का मतलब जो प्रश्न दिखेगा केवल उसी का निकालना है। तो एक ही हो सकता है, ये घनाभ रहा, इसके साथ दूसरा घनाभ चिपका दिया, तीसरा घनाभ चिपका दिया। अब क्या होगा, कुछ जो है हिस्से वो अंदर छुप जाएंगे, कुछ हिस्से अंदर छिप जाएंगे। इसलिए ये जो पहला घनाभ होगा, इसके 4 तो ये और 1 ये, इसके सिर्फ 5 हिस्से दिखेंगे। जो बीच वाला होगा उसके सिर्फ 4 ही दिखेंगे, क्योंकि दोनों अंदर रह जाएंगे, उसके 4 दिखेंगे। अगले वाले के 5 दिखेंगे, तो 3 होंगे, तो 5 5 और बीच वाले के 4, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो फलक टोटल हो जाएंगे। अगर देखिए क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं है, इंग्लिश वर्जन होता तो शायद ज्यादा अच्छा क्लियर होता। तो 5 + 4 + 5, बीच वाले के किनारे वाले जो लेफ्ट में है उसके 5 फलक दिखेंगे, बीच वाले के सिर्फ 4 ही दिखेंगे, अंतिम वाले के 5 दिखेंगे। तो टोटल फलक हो गए हमारे
5, 14 टोटल हो गए। अब 14 हो गए और एक फलक 4 सेंटीमीटर का है, तो एक का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 इंटू 4, लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 इंटू 4 जो कि हो गया 16, तो 14 इंटू 16, ये हमारा आंसर कहता है, जो कि कह रहा है 224। अब इसको कैसे जोड़ा गया है भाई, यही अधिक जानकारी दे सकते हैं कि कैसे किस तरीके से इसको चिपकाया गया है ना। इंग्लिश वर्जन होता तो शायद हम देख के थोड़ा और अच्छा इसके बारे में समझ पाते। इंग्लिश वर्जन होता, यही प्रॉब्लम होती है, कई बार हिंदी वर्जन इतना जटिल होता है समझने के लिए कि आप उससे पूरा ढंग से नहीं समझ पाते क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी होती है, कोने से मिला दिया गया, लेकिन वो समझ में नहीं आता। तो साथ में चलो एक ऐसे समझिए कि हिंदी ने आपको 20-30% समझा दिया, इंग्लिश का और मिल जाता तो 20-30% और समझ में आ जाता, तो एक क्वेश्चन की काफी जानकारी जो है वो आपको मिल जाती है, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होते हो आप, है ना। लेकिन यहाँ इंग्लिश में होने की वजह से, ना होने की वजह से ये डाउटफुल रह गया। और किताब ने जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 128। तो प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या है इंग्लिश वाला वर्जन, तो उसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा बहुपद, घन बहुपद का मतलब 3 घात वाला, 3 घात वाला कौन बहुपद 3 घात का है। बहुपदों की घात जो है वो x की पावर माने, बड़ी से बड़ी जो x की पावर होती है उतना घात का बहुपद वो कहलाता है। तो ये है 5 घात का, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 5 आ रही है, तो ये 5 घातीय बहुपद हुआ, ये द्विघातीय बहुपद हुआ, ये 4 घातीय बहुपद हुआ, और ये हुआ 3 घातीय बहुपद। ये वो बंदा जिसको हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसमें x की बड़े से बड़ी पावर 3 है, तो ये हुआ 3 घातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद, ये हमारा सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विधि या रणनीति के चरणों में क्या करें क्या न करें कि एक समूह का वर्णन करती है, क्या करती है, तकनीक। आंसर दिया हुआ है तकनीक, प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये जो बाकी टीचिंग मेथड वाले हैं इनको आप अपने स्तर पे जरूर चेक करिएगा, गलती हो सकती है। ए बी सी संबंधित स्थान पर क्रमशः इस बिंदु पे खड़े हैं, बताइए वो क्या बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दूरियां निकालते हैं, इनमें दूरियों से सारा खेल क्लियर हो जाता है। इस बिंदु का नाम रख लिया ए, जो कि दिया हुआ ये, इसका हो गया बी, और ये है 9, 8। पहले बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप इसमें अपना पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, x1 माइनस x2, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और 18 जो है वो 3 अंडर रूट 2 हो गया, तो ए बी आगे 3 अंडर रूट 2। ए बी के बाद में निकाल लीजिए बी सी हो जाएगा 6 माइनस 9, 3 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 माइनस 8, 3 3 का 9, 9 9 हो गया अंडर रूट 18, 18 का हो गया 3 अंडर रूट 2। उसके बाद में हम निकाल लेते हैं ए से सी तक की दूरी, ए से सी हो जाएगी 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 जो कि 6 हो जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर हो गया कितना यार, 3 माइनस 9, 6 का हो गया 36, प्लस 2 माइनस 8 6, ये भी हो गया 36, 36 का हो गया 72, और 72 हो जाएगा 36 इंटू 2, 36 का 6 बाहर, 6 अंडर 2। अब आप देख सकते हैं कि ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के बराबर है, ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ूं तो ए सी आता है। तो दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो इसका मतलब है तीनों बिंदु एक रेखा में संरेख है, संरेख है, एक रेखाखंड है। एक रेखा में मतलब एक रेखाखंड है, एक रेखा में है, समरेख है, एक रेखाखंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता वह क्रियात्मक क्रिया है। निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध और वह क्रियात्मक क्रिया तुलना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हर बार कि भाई प्लीज इन टीचिंग मेथड वालों को प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं इनका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं सिर्फ किताब के आधार पे आपको ये बता पा रहा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या डैश है जिसकी परिधि 36 और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब एक वृत्त है, बड़ा वृत्त है, उसकी खास बात यह है कि 36 और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि, एक तो है 36 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, इस पहले वृत्त की त्रिज्या R1 नाम दे देता हूं, R1 होगी 18, दूसरे वृत्त की होगी त्रिज्या होगी 20,
20 है तो आधी होगी 10, इसकी त्रिज्या होगी 10। इनकी परिधियों का योग कर लीजिए, उसकी परिधि इन दोनों के बराबर है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 2 पाई r1 पहले की प्लस 2 पाई r2 दूसरे की, r1 प्लस r2। ये हमारे वर्त की परिधि के बराबर है। हमारे वर्त की परिधि जो निकालनी है वो हमने एक बार r मान ली, तो ये हमारे बराबर है। तो 2 पाई r बराबर हुआ 2 पाई r1 प्लस r2। 2 पाई दोनों साइड से कट गया, r बराबर आ गया r1 प्लस r2, जो r1 का मान है 18 और 10 प्लस 10, तो r हो गया 28। तो जिस वर्त की हम बात कर रहे हैं उसकी त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ी सी भाषा में परेशानी थी, थोड़ी सी भाषा जो है वो जटिल थी कि एक वर्त की त्रिज्या है, बस यहाँ रुक जाइए, त्रिज्या पूछी है जिसकी परिधि। अब यहाँ पे कोमा आ जाना चाहिए था। ये देखो, शुद्ध हिंदी वाले वैसे मैं हूं नहीं शुद्ध हिंदी का, लेकिन समझता हूँ कि जब ब्रेक देना होता है तो कोमा आता है कि भैया यहाँ रुकना, वरना लगातार पड़ेगा बंदा, कि जिसकी परिधि, फिर रुक जाओ, 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ कोमा सेमी कॉलम होना चाहिए था, जो कि नहीं है, गलत है, होना चाहिए, क्योंकि कॉलम बताता कि यहाँ रुकना है, इतना पूरा हो गया, अब इसके आगे और चलेगा। मैंने हिंदी में पढ़ा है, और देखिए हिंदी का फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। आ जाओ, गणितीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सीधी सीधी बात है, गणित का स्टूडेंट हो तो ये तो बिल्कुल बता सकता हूं कि भाई गणित का प्रमुख उद्देश्य है गणितीयकरण। गणितीयकरण, जो आपके विचार हैं उनका गणितीयकरण, उनको गणित में कैसे बदला जाए, जो भी आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसको गणित में कैसे बदला जाए, उसका गणितीयकरण कैसे किया जाए। बिल्कुल यही है, बच्चे के विचार की प्रक्रिया का गणितीयकरण, ताकि वो गणितीय रूप से सोच सके, समझ सके, जान सके, और उससे वो नई चीजें निकाल सके, गणितीय रूप से निकाल सके, है ना? यही है, बिल्कुल बिल्कुल सब यही। अगला है 47, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय के शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे देश द्वारा कहा गया। पियाजे ने कहा, किसने कहा भाई? 47 का बी बता रहा है, DWLN ने ये कहा है। फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहा नहीं कहा है, मुझसे तो नहीं कहा है ना, किताबों में कहा गया तो देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, यह निम्नलिखित में से किसे गणित पाठ्यक्रम की व्यवस्था का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? किसे माना जाता है? आंसर दिया गया, सर्पिल को माना जाता है, ठीक है। इसे भी प्लीज 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 और प्लीज का स्क्वायर के साथ क्रॉस चेक जरूर करिएगा। आप इन आंसर को याद मत कर लीजिएगा, पता चलेगा ये गलत थे। इसलिए निम्नलिखित में से कौन से संख्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है लागू करना? किताब ये कह रही है, तो किताब में भी भैया त्रुटि हो सकती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, विशेषज्ञ हूं नहीं, तो मैं चेक भी नहीं कर पा रहा हूं कि सही में यह आंसर सही है भी या नहीं है। चलिए, इसके साथ हमारे 49 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी अभी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है? तो आंसर है इसका अनुशासनात्मक। वैसे तो बात तो सही है यार, अनुशासन तो जो है वो आदमी को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाता ही है। अनुशासित होगा वो स्वतंत्र हो ही जाएगा, सच्ची बात। मद विश्लेषण तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है पर्सन बैंक। प्लीज इनके आंसर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं इनका विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो सही आंसर इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैथ्स के जो कौन से क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा विषय है। तो यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, तो अगर हम त्रिज्या लेते हैं r, तो इसे 5x मान सकते हैं। 5x का मतलब x से गुणा कर दिया, और अनुपात को अलग अलग कर सकते हैं। ऊंचाई होगी 7x। अब जब आप अनुपात निकालेंगे तो x कट जाएगा, 5 और 7 आ जाएंगे ना, क्योंकि अनुपात 5:7 है। तो अनुपातों को नंबर में कैसे बदलते हैं? ये किसी से तो कटे होंगे, 5:7 आए तो किसी से तो कटे होंगे, जिससे कटे होंगे उसका नाम x मान लेते हैं, और फिर वापस से x से गुणा करके संख्या अलग हो जाती है, आ रही हो गया। अब इसकी क्या कहा गया? इसका घन मीटर, इसका आयतन दिया गया, और आयतन जो बेलन का होता है वो होता है पाई r²h। तो ये 550, ठीक है। पाई का मान 22/7 ले लें, r का मान 5x यानी 25x² इंटू 7x।
एक 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 550 बराबर 22 इंटू 25, 25 दूनी 50, 5 और ये 550 ही आ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, 550 आ गया। x की क्यूब हो गया, 550 में 550 का भाग लग गया, 1 आ गया। x की क्यूब बराबर 1 आया तो x बराबर 1 की क्यूब आ गया। तो x का मान आपको मिल गया। x का मान मिल गया तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मिल गई। तो त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 और h बराबर, x का मान 5 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो r बराबर 5 और h बराबर 7। तो 5 और 7 जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे, 5 और 7। तो r जो है, r पूछे है तो r हो गया 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53, 3 आयामी सांस्कृतिक टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी का सीधा टोपोलॉजी है, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट रहे तो आपने टोपोलॉजी जरूर पढ़ी होगी। टोपोलॉजी का जो सीधा मतलब है वो है ज्यामिति का जनरलाइजेशन, व्यापीकरण, ज्यामिति का व्यापीकरण। ज्यामिति की समस्या क्या है? ज्यामिति की समस्या है कि आप द्विविमीय त्रिविमीय पे जाके आपका सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, द्विविमीय और त्रिविमीय पे जाके खत्म हो जाती है। तो ज्योमेट्री की जो लिमिटेशन है उसको पार करने के लिए एक ब्रांच आती है मैथमेटिक्स की, जो है टोपोलॉजी। क्योंकि दुनिया त्रिविमीय हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, 4 विमीय 5 विमीय हो सकती है। तो टोपोलॉजी जो है वो हमें और विमाओं में ले जाती है। तो ये जो ब्रांच है, और ये कहाँ काम आती है? ये भौतिक विज्ञान में काम आती है। क्योंकि भौतिक विज्ञान में आप जो, अगर आप अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस दुनिया को 4 विमीय कहा था। तो 3 विमाओं पे तो ज्यामिति खत्म हो जाती है, तो 4 विमीय, इसका मतलब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक विज्ञान जो है वो 4 विमीय, जो स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है अभी, जो लेटेस्ट थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, वो कहते हैं कि दुनिया 11 विमीय है। 11 विमीय तो फिर और विमाओं की जरूरत पड़ेगी। टोपोलॉजी विमाओं को संभाल लेगी, चाहे कितनी विमा का ही हो, वो उसमें कवर हो जाता है। ठीक है ना। उस रेखा का समीकरण डैश है जो 2, 3 से होकर जाती है और एक्स एक्स के समानांतर है। तो जब एक्स एक्स के समानांतर है सॉरी माफ करिए, एक्स एक्स के समानांतर होने का मतलब है ढाल 0 है, एम का मान 0 है, बिंदु दे ही दिया, समीकरण आ जाएगा x1 y1, ये बिंदु, रेखा का समीकरण y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1, y1 कितना 3, m का मान 0, x माइनस x1 का मान 2, 0 से गुणा कर दीजिए, 0 हो गया, y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3। ये आपकी रेखा का समीकरण हो गया, y बराबर, यदि योग और उनके शून्यकों का गुणनफल, शून्य का मतलब मूल, शून्य का मतलब मूल, मूलों का योग और गुणनफल इतना है, ये है योग, ये है गुणा, तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा? बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपको मूलों का योग पता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, ये समीकरण बन जाती है वापस से, प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। मान रख दीजिए, मूलों का योग कितना है? मूलों का योग कितना है? शून्य को योग है 2, ये 2 आ गया, गुणनफल है माइनस का 3/5 बराबर 0, 5 से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण, तो 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, ये आपकी समीकरण बन गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 56, वह कोण जो अपने संपूरक से 24 कम हो, संपूरक से 24 कम हो, वह कोण जो अपने संपूरक से, यानी जब भी दो कोण संपूरक होते हैं तो उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, वह कोण जो अपने संपूरक से 24 कम हो, तो संपूरक जो भी होगा, ये जो क्वेश्चन है तो इसमें माना कोण थीटा है, जो कोण कहा गया वो है थीटा, और उसका जो संपूरक हो जाएगा, पूरक नहीं है संपूरक है, संपूरक हो जाता है 180 माइनस थीटा। अब ये जो थीटा है, ये जो कोण है, ये अपने संपूरक से 180 माइनस थीटा से 24 कम है, इसमें से 24 घटा दीजिए, जो कोण है वो अपने संपूरक से 180 माइनस थीटा से 24 कम है, 24 कम कर दिया, थीटा थीटा इस तरफ 2 थीटा हो गया, 180 में से 24 गए 20, 160, 156, 156 में 2 का भाग लगा, 7 चौक 7 दूनी 14, 8 16, 78 डिग्री कोण होगा, 78 डिग्री, और ऑप्शन में 78 नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है डिलीट किया गया, ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया क्योंकि ऑप्शन में है 57, 47, 33 और 24, इस क्वेश्चन को कोई भी आंसर इसका सही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए तथा डी के विकर्ण BD पर लंब की लंबाई क्रमशः 3 और 4 है। जो आपका चतुर्भुज है, जो भी है, जैसा भी है, इसका एक विकर्ण ले लीजिए। मान लीजिए BD विकर्ण है, ABCD। इस विकर्ण के ऊपर लंब डाले गए हैं। पहला विकर्ण का लंब जो है वो बताया गया है, इसके विकर्ण 3 और 4, ये है 3 और ये है 4। क्षेत्रफल इसका दिया गया 35 और हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण की लंबाई जो कि है BD इंटू विकर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई का योग बराबर क्षेत्रफल, जो कि कितना दिया गया 35। ये हो गया 35। तो 1/2 इंटू BD इंटू दोनों की लंबाइयों का योग जो हो जाएगा 3 और 4 7 बराबर 35। उसको इधर ले जाइए। BD बराबर हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, 70/7 10। तो BD हो गया 10। क्या है ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा 486 को अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखिए। लिखते हैं भैया, ये रहे 486 और अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं अभाज्य गुणनखंड चाहिए। सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करिएगा। 3 का भाग चला जाएगा 81, फिर 3 का भाग चला जाएगा और 27, फिर 3 का भाग चला जाएगा 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा 3, फिर 3 का भाग चला जाएगा 1। तो 2 की पावर तो हो गई 1 इंटू 3 की पावर होगी 5। इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5। इस हिसाब से आपका ये आंसर हो गया, 2 की पावर 1 3 की पावर 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 58 पूरा होता है। आ जाओ, जीवन में अपने कमरे, अच्छा जीवन ओ बंदे का नाम है भाई, मैंने सोचा जीवन की बातें करने लगी। जीवन ने अपने कमरे की दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आकार 21 × 18 सेंटीमीटर है, 6 तस्वीरों का उपयोग करता है, तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे यार पागल, एक तस्वीर कितनी है? 21 × 18 की है, 21 × 18 कर लो, ये 378 आ गया। कितनी फोटो लगाई है? 6। तो एक 378 एरिया कवर करती है, तो 6 कितना करेगी? 378 इंटू 6, 8 6 48, 4 42 और 46, 4 21 और 4 25, 2568। 6 3 18 18 है, गड़बड़ कर दिया दोबारा भैया। गुणा भाग का मैं थोड़ा कच्चा हूँ, ध्यान रखिएगा। 8 6 48, 4 7 6 42 46, 4 18 और 4 2268। मेरी गुणा जोड़ बाकी बड़े खतरनाक है, इसलिए प्लीज इन मामलों में भी ध्यान रखिएगा। और मेरे जैसे जो भी भाई बंधु है, हमेशा मैं कहता हूँ जिनकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है वो प्लीज अपने सवाल को क्रॉस चेक जरूर करे, क्रॉस चेक जरूर करे, है ना। तो ये आ गया, ये समीकरण का घटक, ये P और Q का मान ज्ञात करिए। ये समीकरण इसका घटक है, मतलब इसके मूल इसके मूल होंगे। घटक है मतलब जो मूल इसके होंगे वही मूल इसके होंगे। इसके गुणनखंड अगर हम करें तो x² - 2x - x + 2, जिससे हमारे गुणनखंड आ जाएंगे x - 2 और x - 1। ठीक है, इससे मूल भी आ जाएंगे। मूल आ गया 2 और मूल आ गया 1। अब जो मूल इसके है वही मूल इसके भी है, तो ये इसको भी संतुष्ट करेगा। तो 2 रख लीजिए, 2 रखते आ जाएगा इसका मान, पहले 1 रख दीजिए, 1 रखते हो जाएगा 1 की पावर 4 जो कि 1 ही होगा, माइनस P × 1 का स्क्वायर प्लस Q बराबर 0 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 = P को उधर ले जाइए, प्लस का P हो जाएगा, Q उधर माइनस का हो जाएगा। तो P - Q बराबर 1 होना चाहिए। तो देखिए P - Q बराबर 1 कौन सा है? अरे भाई सबके सब 1 है, सबके सब 1 है, यानी पहला ऑप्शन खाली गया, पहला समीकरण बेकार गया। दूसरे पे आ जाइए, कोई बात नहीं, एक और है हमारे पास, इससे नहीं बचोगे, इससे नहीं बचोगे बेटा। ये लो, 2 रखने पर 2 की पावर 4 16, 4P + Q बराबर 0, 16 बराबर 4P - Q। अब तो मैं जोड़ दोनों समीकरण को घटाने पर 4P - Q बराबर 16 और P - Q बराबर 1, दोनों को घटाने पर तो प्लस माइनस Q से Q कट गया, ये आ गया 3P, 16 में से 1 गया 15, P बराबर 5। P बराबर 5 हुआ तो 5 रखते ही यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 और 4, ये आपका आंसर हो गया। और
इसी के साथ हमारे ये पेपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 60 क्वेश्चन थे और बड़े ही आराम से कंप्लीट हो गए, बड़े ही इजी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा आपको। ऐसा ही लेवल आता है, बिल्कुल ऐसा ही लेवल आता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बोलते सर बहुत टफ आएंगे, बहुत खतरनाक आएगा। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, जो आया हुआ है वो देख लीजिए, जो पेपर है वो देख लीजिए, उसी लेवल का ही तो पेपर आएगा, उसी के आसपास। क्योंकि सिलेबस यही है, सिलेबस वही है जो पहले था, वही सिलेबस अब है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन सिलेबस तो वही है ना। उसी सिलेबस में और ऐसे ही क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। तो इससे आपको लेवल का अंदाजा हो गया होगा कि कैसा लेवल आने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रखिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।